रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये बेस फॉर्म करता है काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए। रेशियो को तुम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंटेज को तुम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या होता है, जनरली हमारे जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस है 125 रुपए, ठीक है। इस पर तुमको 20% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ फाइनल प्राइस क्या आएगी। अभी तुम कैसे निकालोगे? 20% का डिस्काउंट दिया तो तुम पहले निकालोगे 80%, फिर उसको 80/100 लिखोगे, फिर उसको 125 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है। अभी यही प्रोसेस को कम मैं कर सकता हूँ, जैसे कि 125 इंटू 4/5। जैसे तुमको मालूम है 20% यानी कि 1/5 होता है, और तुमने इसको लिखा 4/5। तो 4/5 डायरेक्ट सॉल्व करना इजी रहता है। 4 5 फाइव फाइव 25 इंटू 5 होता है 125, एंड 25 4 100 होता है। तो क्या होता है इसमें, शायद तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड बचा हो। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हमारी एग्जाम एक तो स्पीड बेस्ड हो, इवन कंसेप्चुअल भी रहेगी, तब भी क्या होता है मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है ना, तो उस क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स रहते हैं। कितने सब पार्ट्स रहते हैं? 4। तो हर एक पर अराइव करने के लिए अगर तुमको ऐसा टाइम लगते गया 10 10 10 सेकंड का, वेस्ट वेस्ट हो जाता है तुम्हारा टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है। क्या होता है, पाई चार्ट के फॉर्म में डेटा दिया रहता है कभी कभी, या फिर कभी कभी बार चार्ट के फॉर्म में दिया रहता है डेटा, राइट। तो इसको रेशियोज में कन्वर्ट करके सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ओके। तो अभी रेशियो क्या रहता है, अभी रेशियो क्या रहता है वो नहीं बताऊंगा। एक्स बाय वाई के फॉर्म में लिखते हैं, वेर वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके अलावा जो पहले टर्म x:y, रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं या x/y भी लिख सकते हैं हम। तो x:y लिखते हैं तब, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और उसको बोलते हैं कंजिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट एंड कंजिक्वेंट। फिर उसमें क्या रहता है, टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में क्या रहता है, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस रेशियो यानी कि क्या, ऊपर का भी टर्म और नीचे का भी टर्म सेम यूनिट पर है। जैसे कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो जो बचा हुआ आंसर रहेगा उस पर नो यूनिट रहेगा। बट वही अगर तुम स्पीड और टाइम को डिवाइड करते हो, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, सॉरी, स्पीड की जगह डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो वो हो जाता है स्पीड। ओके। एंड स्पीड अपॉन टाइम किया तो वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन है। तो ये दो अलग अलग चीज है। अभी हम देखेंगे एक बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और रेशियो को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सपोज एक रेशियो दिया है, वो देते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है परसेंटेज, ठीक है। वो हो जाता है परसेंटेज। और अगर तुमको परसेंटेज को रेशियो में डिवाइड करना है, अगर तुमको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, लेट से x/y है, सपोज 30% है, 30%। तो तुम उसको क्या करोगे, परसेंट को कन्वर्ट करोगे 1/100 के फॉर्म में, ठीक है। तो 30 को लिखोगे तुम, ये जो नंबर है उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 3/10 रेशियो। तो यानी कि परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है 1/100। परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है 1/100। ओके। कन्वर्टिंग द रेशियो टू अ डेसिमल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक रेशियो दिया है, ठीक है, रेशियो दिया है x/y, इसका मतलब क्या है कि y डिवाइड कर रहा है x को। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल है 2/5, तो तुम क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 2 से, जो कि 0, और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 5 4 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्टिंग द रेशियो टू अ डेसिमल। शॉर्टकट वॉर्टकट मेथड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीजें कर कर रखी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब हमने इसका यूज किया था। जैसे कि अगर तुम्हारा देकर रखा है, जो रेशियो की वैल्यू आई तुम्हारी, जो रेशियो की वैल्यू है 0.08 पर 0.08, ठीक है, ये वैल्यू आई तुम्हारी।
तो अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुमको, अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 8% लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया, ये डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया। ओके। अभी यहाँ पर है ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो तुमको ध्यान रखनी ही चाहिए, क्योंकि काफी बेनिफिट है उसके, काफी बेनिफिट है उसके। जैसे कि हम पहला देखते हैं, पहला देख रहे हैं हम, जैसे अगर लेट से, अगर तुम ये रेशियो को, अगर तुम ये रेशियो को जो x बाय वाई है, अगर तुम एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, अगर तुम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू से न्यूमरेटर को और कांस्टेंट वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये 2/3 है, तो मैं इसको 20/30 भी लिख सकता हूँ, बराबर है, इसको मैं 20/30 भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं 20/30 भी लिख सकता हूँ। उसके बाद आता है हमारा डिनोमिनेटर, उसके बाद आता है हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वेशन मेथड। डिनोमिनेटर इक्वेशन मेथड में क्या बोलते हैं, कंपेयर, डिनोमिनेटर इक्वेशन मेथड में क्या है, सिंपल है। अगर दो रेशियोज देकर रखे हैं, रेशियो 1 और रेशियो 2, ठीक है, रेशियो 1 और रेशियो 2 देकर रखा है, ठीक है, रेशियो 1 और रेशियो 2 देकर रखा है। तो अभी मान लो इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो रेशियो 1 विल बी ग्रेटर देन रेशियो 2, दैट इज R1 विल बी ग्रेटर देन R2। सिंपल है, ठीक है। अगर R2 ग्रेटर देन R1 है तो यानी कि ये नीचे गया, सो R1/R2 विल बी लेस देन 1। इफ R1 is greater than R2, then R1/R2 will be greater than 1। R1/R2 will be greater than 1, ठीक है, R1/R2 will be greater than 1। रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस, रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस, रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या बोलता है, मान लो दो रेशियोज है तुम्हारे पास, दो रेशियो है A/B और C/D। अगर इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, A/B बड़ा अपॉन C/D। तो इसमें क्या होता है, बी नीचे जाएगा और जो सबसे नीचे है वो ऊपर आएगा, बी नीचे जाएगा और सबसे जो ऊपर नीचे है वो ऊपर आएगा, दैट इज AD/BC, AD/BC। तो ये A/B is 2, तो is 2 का मतलब ही डिवाइड होता है, is 2 मतलब ही डिवाइड होता है, ठीक है। सर्ड्स इन रेशियो, तो अगर ये सर्ड है रेशियो के अंदर तो तुम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो कि √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर दिया √3/2 को, तो 3, ये हो गया 3/2/√3, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तुम सेम इररेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझे, तुम सेम इररेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो, सपोज ये दो नंबर है A/B इंटू C/D, तो तुम क्या कर सकते हो, ये AC और BD को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 5/3 और 2/7 है। तो अभी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज हमने देख लिया है कि यार ये 5/2 और 3/7 हो जाता है, बराबर। अभी हम देखेंगे कुछ कुछ कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या रहता है, जैसे कि मान लो 5/3 है और इसका एक होल स्क्वायर किया, तो होल स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 5² अपॉन 3², बराबर। सो 5×5 = 25 और 3×3 = 9, ऐसा होता है। इसका अगर हमने क्यूब भी किया तो 5/3 का होल क्यूब यानी कि 5³ अपॉन 3³ बराबर। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। अभी हम देखेंगे इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियोज क्या रहता है बताओ, इक्वल रेशियोज, मान लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि A/B
सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक के कांस्टेंट से इक्वलाइज कर सकता हूँ। ठीक है। और ये के की वैल्यू क्या रह सकती है, के इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू के इंटू बी, सी इज इक्वल्स टू के इंटू डी, ई इज इक्वल्स टू के इंटू एफ, ऐसा कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, ये ना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखो। सो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जी बाय एच इज इक्वल्स टू के। ठीक है, इज इक्वल्स टू के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको के को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई प्लस समथिंग समथिंग अपॉन बी प्लस डी प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर तुमको जानना है कि ये कैसे हुआ, तो हमने देखा ये देखा। तो अगर मैं करूं ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, तो ए के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, के बी, सी के जगह पर के डी, और ई के जगह पर के एफ लिख सकता हूँ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। राइट, अभी यहां से के कॉमन निकाल लिया, तो बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई के। तो यानी कि अगर ये सारे इसको मैं प्लस करता हूं, अगर मैं सारे इसको मैं प्लस करता हूं, तो भी हमारी वैल्यू के ही रहती है, तो भी हमारी वैल्यू के रहती है। बराबर। ये क्या है, एवरेज रेशियो बिटवीन मल्टीपल फ्रैक्शंस। सपोज सपोज अगर ये मल्टीपल रेशियोज देकर रखे हमको, ये मल्टीपल रेशियोज देकर रखे हैं, 1/2, 2/3, 5/7, 9/11, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज रहेंगी, जो एवरेजेस का मतलब क्या रहता है बताओ। एवरेजेस का मतलब रहता है तुम जितने भी नंबर को एक्सेस करो, ये जो एवरेज है ये उनके बीच में ही रहेगा। तो एवरेज का मतलब ही वही रहता है कि अगर ये मल्टीपल फ्रैक्शंस है, ये मल्टीपल फ्रैक्शंस है, अगर इनका एवरेज निकालोगे तो कुछ नंबर इससे बड़े और कुछ नंबर इससे छोटे रहेंगे। ठीक है, कुछ नंबर इससे बड़े और कुछ नंबर इससे छोटे। बट यहाँ पर क्या बताकर रखा है, यहाँ पर ये नहीं बताकर रखा है, यहाँ पर ये बताकर रखा है, अगर न्यूमरेटर्स को तुम ऐड करते हो और तुम डिनोमिनेटर्स को ऐड करते हो, तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सारे नंबर्स के बीच में ही रहेगी। यहाँ पर क्या है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फाइंडिंग द रेशियो ऑफ थ्री वेरिएबल्स यूजिंग टू इक्वेशन। कभी कभी ऐसा होगा जब आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि मान लो दो रेशियोज है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला इक्वेशन देख लो तुम, ये वाला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन रहेगा और ये जो रहेगा ये दूसरा इक्वेशन रहेगा। तो अगर तुमको x इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे करोगे। अभी इसी का एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पर तुमको समझ में नहीं आएगा कि यार ये b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, बट अगर मैं इसको एक के नीचे एक लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, तो मालूम है क्या होगा, x अपॉन b1 इंटू C2, b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1, C1 C2 A1 A2 डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये हो गया Z A1 A2 B1 B2। तो हमेशा क्या करना, अगर ये वेरिएबल लिया तो यहां से जा रहे हो, y लिया तो C A और Z लिया तो A B, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि k की क्या वैल्यू हो गई, सॉरी, x अपॉन वाई अपॉन जेड, ये क्या हो गया, b1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया A2 C1 माइनस A1 C2। ओके, और ये z के लिए क्या हो गया, z के लिए हो गया
A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, सिंपल। तो इस वे में तुम इसको याद रख सकते हो। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये एक एग्जाम्पल में क्या है, 2x + 3y + 4z, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 5x + 6y + 7z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, x/7 3 = 21 -6, ये कितना था, 6 4 = 24 इज इक्वल्स टू y/4 5 = 20 -7 2 = 14 z/6 2 = 12 -15. So x/-3 is equals to y/6 is equals to z/-3, ठीक है। तो x/y/z is equals to -1/2/-1। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/-2/-1, ठीक है। इसको हम ये पूरे के पूरे इसको -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बराबर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/-2/-1, ये आंसर आ जाएगा। अभी इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि इससे अप्रोक्सीमेशन और ट्रिक्स यूज करने में काफी मदद आएगा। इससे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ेगी। जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक रेशियो है A/B। अगर मैं इसमें प्लस के ऊपर और प्लस के नीचे ऐड करता हूं तो ओवरऑल रेशियो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ओवरऑल रेशियो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिपेंड करता है कि A/B की वैल्यू कैसे है। अगर A/B की वैल्यू 1 से छोटी है, A/B की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर तुम K ऐड करते हो, अगर तुम K ऐड करते हो, जैसे कि 1/2 में +1, 1/2 में 2 में +1, तो ये वैल्यू बढ़ती है। मतलब 1 के नीचे, 1 के नीचे, सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक क्या है अपनी, सिंपल ट्रिक क्या है, अगर अगर तुम्हारे सिंपल ट्रिक क्या है, अगर A/B में अगर तुम प्लस के ऊपर प्लस के नीचे ऐड करते हो, प्लस के ऊपर प्लस के नीचे ऐड करते हो और ये 1 से छोटा है, तो नॉर्मल वर्क करेगा। यानी कि प्लस के ऊपर क्या, हाँ, एग्रीड, प्लस के ऊपर क्या, एग्रीड। बट अगर यही 1 से ऊपर रहा, तो अगर तुम प्लस के करते हो, तो यानी कि तुम अपना नंबर को घटा रहे हो। यानी कि 1 के नीचे तुम बढ़ा रहे हो और 1 के ऊपर तुम घटा रहे हो। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि 1 के नीचे जब भी तुम के को ऐड कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और 1 के नीचे घट रही है। तो -k के लिए इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, -k के लिए इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो, इसको है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे इसके लिए है ना एक और पेज चाहिए। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो फिर समझेगा नहीं, नहीं तो फिर समझेगा नहीं, और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, तुम्हारा एक रेशियो है A/B, और उसमें तुमने ऊपर में नीचे और ऊपर में के और नीचे में के ऐड किया, तो फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी द फाइनल इम्पैक्ट। तो सिंपल है, लेस देन 1, लेस देन 1। तो नॉर्मल सिचुएशन वर्क करती है। नॉर्मल में क्या मतलब, ऊपर में के ऐड किया यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ गई। बट अगर यही माइनस के किया, माइनस के किया तो घट गई, ठीक है।
बट जैसे ही ये 1 के ऊपर जाता है, जैसे ही ये 1 के ऊपर जाता है, जैसे ये 1 के ऊपर जाता है, जैसे ये 1 के ऊपर जाता है, ये वियर्ड सा बिहेव करने लगता है। ये वियर्ड सा बिहेव करने लगता है, जैसे कि वियर्ड सा बिहेव करना करने लगता है, जिसे वियर्ड सा बिहेव करना लगता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सो ए प्लस के अपॉन बी प्लस के डिक्रीजेस, ठीक है, और ए माइनस के अपॉन बी माइनस के इंक्रीजेस। जैसे कि 5/2, 5/2 की वैल्यू क्या आती है? 2.5 की। और जैसे 5/1 और ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, यानी कि कम हो गई। मतलब साला बढ़ाने के बाद भी कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ाने के बाद भी कम हो रहा है। ओके, अभी इसके बाद क्या आता है? मेंटेनिंग इक्वालिटी व्हेन एडिंग टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी ये वाले इनइक्वालिटी भी ध्यान रख सकते हो तुम, मतलब मैंने कभी ये अपने प्रिपरेशन के वक्त कभी इसको ध्यान में नहीं रखा था, बट अगर तुमको लगता है तो ऐड करो। बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब शायद ही इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये एक चीज है, 5/2 इज ग्रेटर देन 1/2, बराबर। 5/2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो अगर ये 1 और 2 को तुम इसमें ऐड करते हो, जैसे कि 5+1 और 2+2, तो भी ये 1/2 से बड़ा ही रहेगा। यानी कि अगर ये नंबर को तुम यहाँ पर ऐड करते हो, तो भी ये इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। वैसे ही उल्टे के लिए भी वैलिड है। ओके, तो यानी कि क्या है इसका, देख लेते हैं। 6/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2, दैट इज 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। ऑब्वियसली राइट। बट ये वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये था 0.5, ये 1.5, ये 0.5 था, ये 2.5 था, तो 2.5 से कम हो गई। भले ही और एक बार मैं ये प्रोसीजर कर सकता हूँ, 3+1 2+2 ग्रेटर देन 1/2। तो ये क्या हो गया? 4/4, दैट इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 1/2। अभी मैं फिर से और एक बार कर सकता हूँ, 1+1 1+2, सो 2/3, तो भी ये 1/2 से ग्रेटर है। तो अगर यही पे प्रोसेस रिपीट 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 करते जाओ, तो ये एक दिन 1/2 के इक्वल हो जाएगा, शायद इंफिनिटी पे, ठीक है। आ, अभी कभी कभी मालूम है कि ये रेशियोज है ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कभी कभी ये रेशियोज मालूम है सैलरी कंपेयर करने में भी काम में आते हैं, या फिर कोई भी मल्टीपल रेशियोज को कंपेयर करने में काम में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये एक एग्जाम्पल है। इस मेथड से जाओगे तो मेरी मेथड में बताता हूँ कि मैं कैसे करता था। सपोज A:B देकर रखा है और B:C देकर रखा है। ओके, A:B 2:3 देकर रखा है, और ये जो है वो 4:5 देकर रखा है। तो मैं क्या करता था, ये बी भी कॉमन है, ये बी भी कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता था, सो दैट ये जो मेरा फिगर है ये दोनों के दोनों सेम आ जाए। तो 4 2 8, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 और 5 3 15, यानी कि ए बी और सी की सैलरी सेम, मतलब सिमिलर रेशियो में आ गई, ठीक है। तो यहां से तुम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कैलकुलेशन, या फिर सी की सैलरी ए के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, सारी चीजें तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये है 2:3, ये 4:5 है, ये डी क्या है, C/D इज 6:11, और D/E कितना है? 12:17। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो दो को कंबाइन करते जाओ, दो दो को कंबाइन करते जाओ। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटू 12, यहाँ पर इंटू 11, तो ये क्या होगा, 6 × 12 = 11 × 12 = 17 × 6, ठीक है। फिर अभी क्या करोगे तुम, इसको और इसको कंबाइन करोगे,
फिर तुम क्या करोगे, इसको और इसके सम को कंबाइन करोगे। ठीक है, तुम ये वाले फॉर्मूले को गलती से भी लर्न मत करना। ठीक है, क्योंकि ये लर्न करते बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बाकी के जो जो चीजें काम की नहीं है मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि यार सारी चीजें पढ़ना सेंस नहीं बनता। ठीक है, अभी ये है ना, कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन दिखाता हूँ कैसे। मान लेते हैं दो रेशियोज है, 173/212 और एक है 181/241। अभी तुम क्या कर सकते हो, जनरली जनरली तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों को गायब कर दो। ठीक है, 17/21, 18/24। मैं क्या करता था इसमें मालूम है क्या, सिंपल। मैं करता था, अच्छा इसमें -3 गया, इसमें -2 गया। ठीक है, यानी कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा इतना। मुझे ना इसमें से -4 जाता तो बेटर रहता। तो इवेंचुअली इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है। क्यों, मैं बता देता हूँ। 173/212, इसका आंसर निकाल कर देखो क्या आता है। तो बता देता हूँ, 173/212 करो, तुम कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, 173/212। तो इसकी वैल्यू आती है 0 इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.81 समथिंग समथिंग 60। ठीक है, और 117/21 की वैल्यू क्या है बता देता हूँ। ये आती है 0.89809। ठीक है, 0.809, 0.809। ठीक है, इसकी वैल्यू कम क्यों हुई बताओ, इसकी वैल्यू कम क्यों हुई, क्यों बताओ। यहाँ पर है ना, 173/212, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान देकर समझना। ठीक है, 173 और 212, इसमें क्या किया मैंने, -3 किया, इसमें क्या किया मैंने, -2 किया। यह टू जो है वो केवल 1% है, और ये जो 3 है इट इज अराउंड 2%। तो मैंने जो है वो न्यूमरेटर 2% से कम किया, और जो डिनोमिनेटर है वो 1% से कम किया। तो यार ये जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा कम हुआ, ये न्यूमरेटर है वो ज्यादा कम हुआ। तो अगर वो ज्यादा कम हुआ तो ये ओवरऑल जो रेशियो है वो भी ज्यादा कम होगा, बराबर। इसीलिए ये जो वैल्यू है हमारी वो ज्यादा कम हुई। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमारी ज्यादा कम हुई। अभी है ना, उसके बाद और एक चीज बताता हूँ। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं 1 7। देखो, जब है ना एग्जाम में रहते हैं ना, तब किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम में ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट होती है। बट सिंस तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसीलिए तुमको टाइम लगेगा समझने में। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो अभी हम देखते हैं वन, ये हो गया हमारा 17/21। ओके, अभी इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें करूंगा 181 का 118 अपॉन 220। ठीक है, 180 इसमें मैंने सिर्फ -1 कम किया, जो कि <<1% है। और यहाँ पर मैंने 5 किया, जो अप्रोक्सीमेटली 2% है। ठीक है, तो ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई थी, ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है, तो ये 18/22, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/11। इसको मैं लिख सकता हूँ 17/21। अगर एक बात मान लो, 20 × 5 करते हैं और ये × 5 करते हैं,
ठीक है, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इतने नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का। ठीक है, 4, 4, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, सो 21 जो है उसका 10% क्या होता है? 2.1। और 2.1 प्लस 2.1 4.2 होता है। ठीक है, तो 20% माइनस ये जो 0.2 है, ये 0.2 क्या है? इट इज 1% अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया 19% सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, यानी कि ये होगा अप्रोक्सीमेटली 81% के पास। और यहाँ पर देखो ये 9/11 क्या है? मैंने तुमको बताकर रखा था कि 1/11 की वैल्यू लर्न करके रखना। 1/11 इज 9.09। सो 2/11 कितना रहेगा? 2/11 रहेगा 18.18। सो अगर मैं 100 में से 18 निकालू तो कितना होता है? 82%। यानी कि ये हो गया 82%। तो हमने इसकी वैल्यू पहले ही कम की थी, तो हम इसकी वैल्यू 82% थोड़ी बढ़ा देंगे। और हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई थी तो हम इसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा ये है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा राइट हैंड साइड होता था। तो यार क्या होता है जब ये करते हैं ना, तो बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कि अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया। ठीक है, अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रपोर्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन कुछ नहीं है, रेशियो का एक्सटेंशन। रेशियो का अगर तुम एक्सटेंशन करोगे तो उसको बोलते हैं हम प्रपोर्शन, उसको बोलते हैं हम प्रपोर्शन। जैसे कि A/B डबल डॉट C/D, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। ठीक है, A/B इज इक्वल टू C/D, सिंपल। तो ये डबल डॉट का मीनिंग क्या हो गया? इक्वल टू। डबल डॉट का मीनिंग क्या हो गया? इक्वल टू। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तुम इसको है ना वो रेशियोज की प्रॉपर्टी ट्रीट की थी, AD/CB। ओके, ये भी कर सकते हो। A/C प्लस B/D इज इक्वल टू A/B प्लस C/D, ये भी कर सकते हो तुम। अभी तुम है ना A/K, B/K इज इक्वल टू C/D, ये भी कर सकते हो तुम। तो तुम कुछ भी ए के जगह पर तुम सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही करता था। मैं ना कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जहां पर के अपॉन सॉरी X/Y देकर रखा है। और फिर क्या बोलते हो तुम, अगर एक नया रेशियो लिया हमने 2:3 और इसमें कुछ ऑपरेशन रन किया। ठीक है, इसमें कुछ ऑपरेशन रन किया, तो मैं क्या करता था? डायरेक्ट 3 × 2 + 1 और 3 × 3 + 1 ऐसे कर देता था, और जो भी मेरा आंसर आता था ना, मैं उसी को ही राइट आंसर मानता था। मालूम है? तो ऐसे भी कर कर हम मैंने काफी एग्जाम्स निकाले हैं, समझे? उसके बाद ये वाला देख लो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये वर्ड याद रखना, A/B, B/C। सो A/B इज इक्वल टू B/C। सो इसमें क्या हो जाए? AC इज इक्वल टू B²। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो प्रॉपर्टी। अभी तुम ऐसा भी कर सकते हो, A/B इज इक्वल टू C/D होता है, राइट? तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, AC/B² इज इक्वल टू C/D, ये भी राइट है। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखो, A/B इज इक्वल टू C/D है, तो A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, A/B में +1 किया, C/D में +1 किया। वैसे ही तुम -1 करोगे तो तुमको डिविडेंडो मिलेगा। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या रहता है? A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D। इसमें रहता है C-D। ठीक है, वेरिएशन कुछ नहीं, वेरिएशन दिखाता है कि अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है, अगर एक वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वैल्यू पे क्या है। इट कैन बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, इट कैन बी इन इनडायरेक्ट प्रपोर्शन एज वेल, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन एज वेल। ठीक है, तुमको ये भी सीखना है, तुमको ये सीखना है क्या? जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन में क्या बोलते हैं? सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B/C, लाइक कोई फॉर्मूला भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट देन ए कैन बी इक्वल टू M टाइम्स B/C।
कंबाइंड वेरिएशन क्या है? स्पीड इज सॉरी यार, क्या था यार वो, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी। तो जब भी तुम प्रोपोर्शनल का साइन उठा रहे हो तो एक कांस्टेंट ऐड कर देना। ठीक है, एक कांस्टेंट ऐड कर देना। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। पहला है कि जो बेसिक से डील करता है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल प्रपोर्शन दे दिया और उसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो वो क्या है? प्रपोसिम। एक रहता है डेमोग्राफिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे कि तुम्हारे एज के बारे में क्वेश्चन उठा लिया, बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया कि अच्छा इनका वेट इतना इतना है, ये प्रपोर्शन में है, इतने लोग गए इतने लोग आए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है। फाइनेंस में आ सकता है कि जैसे हमने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट लॉस, इन सब में आ सकता है। परफॉर्मेंस और ग्रोथ में आते हैं मार्क्स, हमारे परसेंटेज और ग्रोथ। क्वालिटी ऑफ गुड्स, मैंने बताया ना, ये ना सबका बेस फॉर्म करता है। सपोज तुम्हारी क्वालिटी अपग्रेड डिग्रेड हो गई, जैसे तुमने दूध में पानी मिलाया, मिल्क में पानी मिलाया, तो वो सब इसमें आ जाता है। और उसके बाद है कंपैरेटिव। तो ये मैंने सब डिस्क्राइब करके रखे हैं एक बार, तुम एक बार देख सकते हो इसको, बट एक बार मैं समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बेसिक्स है। एज वेट और हाइट के बारे में बताते हैं। बॉयज और गर्ल्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, अरे यार ये बॉयज इतने इतने रेशियो में, गर्ल्स इतने इतने रेशियो में, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सपोज एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स X:Y के रेशियो में ऐड हो गए, तो उनके वेट पर क्या इम्पैक्ट है, या फिर उनके स्ट्रेंथ पर क्या इम्पैक्ट आ गया, टोटल स्ट्रेंथ पे, वो हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट्स और आइटम्स बेस्ड प्रॉब्लम। सपोज यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स 3:4 के रेशियो में थे, अभी 480 चॉकलेट्स बांटने हैं, तो मुझे कैसे बांटनी चाहिए सो दैट सबको एक एक ही मिले। ठीक है, सॉरी, सबको कितने मिलेंगे। ओके। कभी कभी ये बोलता है कि हर एक बॉय को 2 गुना चॉकलेट मिलनी चाहिए हर एक गर्ल के कंपैरिजन में, ऐसा भी पूछते हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, इसमें क्या है, वही सैलरी, खर्चा, सेविंग्स के बारे में। कभी कभी क्या है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही। कॉइन्स, कॉइन्स एंड करेंसी बेस्ड प्रॉब्लम। सपोज ये कॉइन है 1 रुपए का, ठीक है, अभी ये है, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 रुपए का कॉइन 4 टाइम्स है, 5 रुपए का कॉइन 1 टाइम है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, वो पूछते हैं। परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, सपोज मार्क्स है, सपोज मार्क्स है, मार्क्स क्या है, मार्क्स में मान लो कि मार्क्स मार्क्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे। सपोज मैथ्स और इंग्लिश में तुमने X:Y में मार्क्स लाए, फिर तुमने क्या किया, 10-10 मार्क्स दोनों में बढ़े, तो फिर फाइनल वैल्यू क्या रही, वो पूछते हैं। ठीक है। इंक्रीज इन डिक्रीज इन रेशियोज। क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी कभी तुमने मैंगोज खरीदे, मैंगोज में से 10 मैंगो खराब रहे, 10% और 90% अच्छे थे, तो बताओ फाइनल प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये पूछते हैं। ठीक है। फिर क्वांटिटी कंपैरिजन एंड मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम। क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या रहता है, क्वांटिटी कंपैरिजन में सपोज ये क्वांटिटी, ये एक्स है, ये वाई है, इसमें इसका जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है सपोज मान लो 0.1 है, और इसकी जो डेंसिटी है ये मान लो 1 है, तो दोनों में से किसका वेट ज्यादा रहेगा, गिवन दैट क्वांटिटी इसकी ज्यादा थी। ये सब क्वेश्चंस रहते। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।